प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह वाले कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ यहाँ आपने सुबह मैंने इस कुंडली के लग्न कुंडली का विश्लेषण किया था। अभी बारी नवमांश और दशमांश की है। समतुल्य अध्ययन जब होगा तब जाकर के ग्रहों का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कोई भी कुंडली सिर्फ लग्न चार्ट देख करके उसके किसी फलादेश तक आपको पहुंचा नहीं सकती है जब तक आप षड वर्गों का अध्ययन नहीं कर लेते। इनकी कुंडली में मैं एक बार चलित कुंडली का भी जिक्र कर देता हूं। वैसे इनकी कुंडली का जो चलित चक्र बना हुआ है उसमें राहु और केतु अपना एक्सिस बदल रहे हैं और राहु मंगल के साथ एकादशवें भाव में और केतु सूर्य के साथ यहाँ जा रहे हैं। बाकी बुध भी तीसरे भाव में आ रहे हैं। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा कि इनकी कुंडली में जो बुध हैं वो वस्तुतः मिथुन राशि का ही परिणाम राशि का ही करेंगे, पर तीसरे भाव का करेंगे। कहने का अर्थ है कि बुध पराक्रम भाव में जब मिथुन राशि में बैठेंगे तो जो उनका परिणाम आएगा वही परिणाम यहाँ पे बुध का देखने को मिल रहा है। सूर्य कर्क राशि का परिणाम करेंगे, तीसरे भाव का करेंगे, और बुध चूंकि चलित चक्र में 3 नंबर की राशि का फल कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि का फल कर रहे हैं पर तीसरे भाव का, इस वजह से बुध परिणाम करेंगे तीसरे भाव में मिथुन राशि का। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति भाग्यशाली भी साबित होगा। क्लियर है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा का शुभ ग्रह की राशि में बैठना बहुत अच्छा, शुक्र का यहाँ बैठना सुंदर, और सूर्य का यहाँ बैठना कभी कभी मतभेद। यहाँ पे मंगल और केतु का प्रभाव, यहाँ भी मंगल का प्रभाव था, 7वीं दृष्टि से यहाँ भी मंगल केतु का प्रभाव है, और पंचम भाव के अधिपति तीसरे भाव में जा रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को उसका प्रेम जितना का वो अधिकार रखता है उतना नहीं मिलता। गुरु मंगल को देख रहे हैं, गुरु लग्न को देख रहे हैं, शनि की उच्च दृष्टि पंचम भाव पे। यहाँ पे भी शनि जो बैठे थे उनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे थी, और यहाँ पे भी शनि अपनी उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। यहाँ राहु और केतु है, इस वजह से विवाह मिला करके कई बार व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में सप्तम और दशम का जो प्रभाव है वो गुरु नवम भाव में बैठ रहे हैं, जहाँ का अधिपति मूलतया राहु और केतु के संपर्क में और नीच का होकर के बैठा है, जिसका नीच भंग सूर्य के कारण हो जाएगा। लेकिन सूर्य स्वयं ही नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस कारण से नवांश मध्यम स्तर से ऊपर उठ करके परिणाम देने वाला बन रहा है। शुक्र नवांश कुंडली में नीचाभिलाषी और लग्न कुंडली में अपनी राशि के, इस कारण से हमें शुक्र की दशा को आरंभ में अच्छाई दिखने को मिल रही है, बाद में चल करके वो ग्रह थोड़े थोड़े निगेटिव सेंस के साथ प्रभाव देगा। चंद्रमा क्या दूसरे भाव के अधिपति बुध बन रहे यहीं बैठे हैं, और यहाँ पे वो बुध जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं 12वें भाव में, जिसके अधिपति तीसरे भाव में आकर के व्यक्ति के सामने वाले को, मतलब जो पति है, वो विश्वसनीय होगा और उसके जीवन का दर्शन भी दार्शनिकता का धारण करने वाला होगा। इस कुंडली में नवांश चैप्टर में जो बात बन रही है वहां पे 12वें भाव का अधिपति तीसरे में बैठ करके और 12वें भाव में लग्नेश बैठ करके कई बार व्यक्ति के विवाह को विलंब में और कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत खट्टे मीठे संबंधों को देने वाले होते हैं। वैसे जब दशमांश की बात करेंगे तो यहाँ शुक्र प्रमुखतया नीच के और मंगल के साथ बुध, दशमांश कुंडली मिथुन राशि की बनी है, जिसके अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं भाग्य भाव में मंगल के संग, यानी कि लाभ और लग्न का योग भाग्य भाव में होगा, तो व्यक्ति का करियर कभी भी किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन वाले स्टेट में नहीं रहेगा। शुक्र और सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठना और यहाँ पे चंद्रमा का स्वग्रही होना व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए काफी है। यहाँ गुरु का स्वग्रही होना इस व्यक्ति की कुंडली को कई बार व्यक्ति की जो सामाजिकता है, उसका जो प्रभाव है, उसके करियर के लिए कभी भी कमजोर नहीं है। अष्टम स्थान में स्वग्रही शनि और उस पे चंद्रमा का प्रभाव, अष्टम स्थान में शनि और उस पे बुध का प्रभाव। यहाँ पे शनि का प्रभाव जो है वो मंगल की राशि में और मंगल से दृष्ट। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो कारक ग्रह है वो कहीं पे भी अपने आप को कमजोर नहीं कर रहा है। इसका सीधा अर्थ और स्पष्ट अर्थ होगा कि व्यक्ति की दार्शनिकता, व्यक्ति का न्याय पूरक होना और व्यक्ति की न्यायप्रियता उसे कभी भी कष्ट नहीं देगी। उसके जीवन का जो विचार से ओतप्रोत होना सकारात्मक, ये बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ होता है।
दशमांश कुंडली में लग्नेश का भाग्य भाव में जाना मंगल के संग ये श्रेष्ठ दशमांश कुंडली का निर्माण करेगा। और एक बात और बता दूं, तो अगर केंद्र में गुरु बैठे हैं तो दशमांश कुंडली को संभाल लेंगे, क्योंकि वो दशम स्थान के अधिपति होते हैं। अगर कल को व्यक्ति अगर चाहें तो इनका मन थोड़े बहुत उद्वेगीपन के साथ आगे बढ़ेगा। करियर को लेकर के जो थोड़ी बहुत अनएस्टेब्लिशमेंट वाली बात है वो थोड़ी बहुत रहती है, और वो इसलिए क्योंकि शुक्र यहाँ नीच के बैठे हैं। इस कुंडली में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। अपने घर में बजरंगबली की तस्वीर रखें और उनकी आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार, सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन 3 बार, मांसाहार बिल्कुल बंद करें और रविवार को नमक बिल्कुल भी ना खाएं। अब इस कुंडली को और भी समझाता हूं। जैसे इस कुंडली में जो बात बनी है उसके आधार पर दशमांशा कुंडली में दशम स्थान बहुत बढ़िया बना है, और राहु के साथ बैठ जाने के कारण और केतु के संपर्क में आने के कारण यहाँ पे व्यय के अतिरेक होने का योग भी बनेगा। अब ये व्यय होगा किसका? धन का या परिस्थितियों का या मानसिक स्थितियों का? तो यहाँ पे जो चतुर्थ भाव है वो मानसिक स्थितियों को कमजोर करने पे तुला हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार एक नौकरी पकड़ पे बैठता है, दूसरे के फिराक में रहता है, और ये प्रक्रिया की एक नौकरी के बाद दूसरी बदलूं, यही उसे तकलीफ देने वाली हो जाती है। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र वहां नीच के हो रहे हैं, इस वजह से कई बार मानसिक अस्थिरता का दौर शुक्र की दशा में भी चल सकता है। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रोगेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति को लेन देन में बहुत ही भारीपन बनाना चाहिए। अपने बर्तावों में जितना ज्यादा हो सके उतना ही सौम्य रखना चाहिए। साहस और बल की आवश्यकता इस कुंडली को नहीं, इस कुंडली को बुद्धिमानी की आवश्यकता है। इस कुंडली में बुद्धि का बल है, इस कुंडली में अनुभव का बल है, इस कुंडली में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है। दरअसल 2 ग्रह यहाँ, 1 ग्रह यहाँ और 1 ग्रह यहाँ, 1 2 3 4 5 6 घर में सारे ग्रह बैठे हैं। नवांश कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं, जो इस कुंडली के भाग्येश होकर के यहाँ शत्रु के घर में थे और यहाँ पे नीच के हो गए। इस कारण से हमें बजरंगबली की पूजा करनी है, हनुमतये नमः का जप करना चाहिए, और कम से कम रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। इतनी सारी चीजें। इस कुंडली में नक्षत्र रोहिणी बहुत अच्छा है, इस कुंडली में नक्षत्र मृगशिरा, इस कुंडली में उत्तरा भाद्रपद, इस कुंडली में पुनर्वसु, इस कुंडली में पुष्य, ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन अच्छा है।